This is our water, reserved by custom. You must wait elsewhere. Sir, we only asked for enough to drink. I said move aside. जाति का जन्म किसी धार्मिक या दैवीय आदेश से नहीं हुआ, बल्कि एक सामाजिक नीति से हुआ, और वह नीति थी विवाह की सीमाओं द्वारा सामाजिक अलगाव। जी हाँ, यह निष्कर्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, यानी कि कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में विस्तृत दिया है। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 1 में प्रकाशित है। तो उसी से संबंधित यह संपूर्ण एक समझ विकसित करने के लिए ये एक सीरीज हमने तैयार किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। आजकल हम रॉकेट और एआई की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, एक सोशल सिस्टम जो ख़त्म होने के बजाय और भी मजबूत हो रहा है, और वो है जाति। एक ऐसा शब्द जो हम सब जानते हैं, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो फिर जाति आज भी क्यों जिंदा है? बल्कि कुछ मामलों में तो इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और समझने के लिए सबसे पहले हमें उस कहानी को देखना होगा जो हमें हमेशा से बताई जाती रही है, वो टेक्स्ट बुक वाली कहानी जो हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी है। तो ये है वो किताबी कहानी कि जाति हजारों साल पुरानी है, बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये सिर्फ हिंदुओं का मामला है जो प्योरिटी और पोल्यूशन पर बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आएगी ये अपने आप खत्म हो जाएगी। पर क्या सच में ऐसा हुआ? और यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी ही असल मुद्दे से भटका रही हो? क्या हो अगर हम जाति को अब तक गलत नजरिए से ही देख रहे हो? क्या हो अगर इसका लेना देना धर्म से कम और किसी और ही चीज से ज्यादा हो? और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। साल था 1916, जब उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जिसने जाति को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। उनके लिए जाति कोई रिलीजियस मिस्ट्री नहीं थी, नहीं, ये तो एक सोशल मशीन थी, एक सोचा समझा सिस्टम। अंबेडकर के ये शब्द देखिए कितने पावरफुल हैं। मैं इतना निराशावादी नहीं हूं, मेरा मानना है कि इसे जाना जा सकता है। मतलब साफ था, वो जाति को कोई अनसुलझी पहेली नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम मानते थे, और हर प्रॉब्लम का एक मैकेनिज्म होता है ना, जिसे अगर समझ लिया जाए तो उसे सॉल्व भी किया जा सकता है। तो आखिर ये मैकेनिज्म था क्या? अंबेडकर के पूरे एनालिसिस के सेंटर में सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक, और वो है एंडोगेमी, यानी अपनी ही जाति या कम्युनिटी में शादी करना। उनका मानना था कि ये पूरा का पूरा जाति का ढांचा बस इसी एक नियम पर टिका है। यही वो नींव का पत्थर है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बहिर्विवाह पर अंतर्विवाह का अध्यारोपण। चलिए इसे सिंपल करते हैं। देखिए, समाज में पहले से एक नियम था, एक्सोगैमी, मतलब अपने करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी है। जाति ने क्या किया? उसने इसके ऊपर एक और नियम लाद दिया, एंडोगैमी, मतलब अपनी रिश्तेदारों से तो दूर शादी करो पर अपनी जाति की बाउंड्री के बाहर मत जाना। बस इन्हीं दो नियमों के बीच वो अदृश्य दीवारें खड़ी हो गईं जिन्हें हम जाति कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ नियम बना देने से क्या होता है? इसे एनफोर्स कैसे किया गया? अंबेडकर के मुताबिक इस एक नियम को लागू करने के लिए एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही ब्रूटल सोशल मशीनरी बनाई गई। आइए देखते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती थी। अंबेडकर के हिसाब से ये एक बहुत ही कोल्ड कैलकुलेशन थी। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी? किसी भी ग्रुप में अगर शादी के लायक लड़के या लड़कियां ज्यादा हो गए तो वो बाहर शादी करेंगे और जाति की दीवार टूट जाएगी। तो इस सरप्लस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? सरप्लस महिलाओं के लिए सती प्रथा, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। और सरप्लस पुरुषों के लिए बाल विवाह, ताकि उन्हें हमेशा अपनी ही जाति में कोई ना कोई दुल्हन मिल जाए। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, ये उस मशीन के पुर्जे थे जो एंडोगमी को बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। तो ठीक है, ये मशीन काम कैसे करती थी ये तो समझ आया, पर ये शुरू कैसे हुई? ये पूरे समाज में फैली कैसे? अंबेडकर की थ्योरी इसके ओरिजिन और इसके फैलने के बारे में भी एक बहुत ही अलग कहानी बताती है।
ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुरानी परिभाषाएं कैसी थी? प्योरिटी, पोल्यूशन, साथ खाना पीना, मतलब सब कुछ थोड़ा वेग, थोड़ा रिलीजियस था। अंबेडकर ने इन सबको साइड में रखा और एक बिल्कुल सीधी पावरफुल डेफिनेशन दी। एक जाति एक संलग्न वर्ग है, एन एनक्लोज्ड क्लास। बस एक ऐसा ग्रुप जिसने अपने चारों तरफ दीवारें खींच ली हैं, नो एंट्री नो एग्जिट। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? अंबेडकर का मानना था कि सबसे पहले ब्राह्मणों ने एंडोगमी के जरिए खुद को एक एनक्लोज्ड क्लास बनाया। और फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुई नकल की एक चेन रिएक्शन। दूसरे ग्रुप्स ने अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए इसी स्ट्रैटेजी को कॉपी किया। तो जाति किसी राजा के हुक्म से नहीं फैली, बल्कि एक दूसरे की नकल करने की एक सोशल प्रोसेस से पूरे समाज में फैल गई। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन आज जब सती और बाल विवाह जैसी प्रथाएं इलीगल हैं, तब भी जाति इतनी मजबूत कैसे है? इसका जवाब यह है कि जाति ने अपना रूप बदल लिया है। आज ये पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज जाति को एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए, जिसके 5 अलग अलग धागे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला धागा धार्मिक है। प्योरिटी वाले आइडियाज आज भी शादियों में दिख जाते हैं। दूसरा है शक्ति या पावर, जो पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में खुलकर सामने आता है। तीसरा है राज्य, जहां रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से जाति एक लीगल आइडेंटिटी बन गई है। चौथा है आर्थिक, जो ये तय करता है कि किसे मौके मिलेंगे और किसे नहीं। और पांचवां सांस्कृतिक, जो हमारी सोशल नेटवर्किंग, हमारी दोस्ती, यहां तक कि हमारे टेस्ट में भी झलकता है। अब होता क्या है कि अगर एक धागा कमजोर भी पड़ जाए तो बाकी 4 धागे पूरे जाले को संभाले रखते हैं। तो अब चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और पूरी पिक्चर को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या जाति सिर्फ भारत की एक यूनिक कहानी है, या फिर ये किसी बड़ी ग्लोबल सच्चाई का हिस्सा है? सोशियोलॉजिस्ट इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेबल इनइक्वालिटी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि जाति कोई इंडियन एक्सेप्शन नहीं है, नहीं, ये उसी ग्लोबल पैटर्न का एक हिस्सा है जहां समाज को रेस, जेंडर या कास्ट जैसी कैटेगरीज में बांटा जाता है, और फिर इन्हीं कैटेगरीज के आधार पर पावर और रिसोर्सेज बांटे जाते हैं। और ये एक ऐसी असमानता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर जाति सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि इनइक्वालिटी को बनाए रखने वाली एक मॉडर्न फ्लेक्सिबल मशीन है, तो ये हमारे प्रोग्रेस और मॉडर्निटी के आइडिया पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। ये हमें बताती है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना या कानून पास कर देना ही काफी नहीं है। असल चैलेंज तो उन गहरी सामाजिक दीवारों को गिराने का है जो आज भी इस इनइक्वालिटी को जिंदा रखे हुए हैं।